साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब के एक और भाषण को देखते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। जुलाई 1953 को मराठवाड़ा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र के अछूत समाज के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का मार्गदर्शन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था, कार्यकर्ताओं की सोच बन गई है कि चुनाव का मतलब ही राजनीति है तथा चुनाव के अलावा राजनीति का दूसरा अर्थ ही नहीं है। इसलिए चुनाव के समय टिकट पाने के लिए सभी दौड़ धूप करते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद सभी आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन समाज के लिए राजनीति यह छोटी नीति है। राजनीति ही सब कुछ नहीं है। सच देखा जाए तो पॉलिटिक्स राजनीति का एक प्रकार से बचा हुआ अन्न है। समाज का विकास केवल राजनीति से ही नहीं होता। समाज की उन्नति अनेक कारण है। समाज की उन्नति के अनेक कारण हैं। सामाजिक व आर्थिक बातें भी कुछ कम महत्व की नहीं है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यकर्ताओं को सभी बातों पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। राजनीति ही महत्वपूर्ण है। लोगों को ऐसी सोच बन जाने के कारण चुनाव के वक्त टिकट प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप करना, टिकट नहीं मिलने पर समाज में फूट डालना, चुनाव हार जाने पर निराश होकर आराम से सो जाना और चुने जाने पर असेंबली में मुंह बंद करके बैठना, बस यही काम है। कार्यकर्ताओं की ऐसी सोच बन गई है। हैदराबाद विभाग में करीब करीब 2 सालों से असेंबली के गठन का कार्य जारी है। इस अंचल से आरक्षित जगह पर अछूत समाज के 31 सदस्य चुने गए हैं, परंतु इन 2 सालों में असेंबली में जाकर उन्होंने क्या किया है? असेंबली में 3 तरह के काम करने पड़ते हैं। एक प्रस्ताव पेश करना, दूसरा बिल पेश करना और तीसरा बजट का अध्ययन करके भाषण देना। क्या इन 3 कामों में से कोई एक काम इन 31 सदस्यों में से किसी एक ने भी किया है? मुझे तो पता नहीं। इन बातों की खबर समाचार पत्रों में नहीं आती है, इस कारण मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। ऐसा ही हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि असेंबली के चुने जाने के पश्चात हमारे सदस्यों को ये बातें करनी चाहिए। राजनीति ही अगर कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य है, तब उन्होंने क्या राजनीति के काम को अच्छी तरह से किया है? मुझे तो दिखाई नहीं देता। यदि 31 सदस्य एक उद्देश्य व एक निश्चय के साथ संगठित होकर रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस ही क्या दूसरे दल भी हम लोगों से डरने लगेंगे। जो आरक्षित सीट मिली है वह अछूत समाज की भलाई के लिए मिली है, जिन्हें हमारी भलाई के लिए भेजा गया, जिनके ऊपर हमारा विश्वास है। क्या ऐसे लोगों को चुने जाने के बाद अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहिए? जो विरोध मेरा गांधी के प्रति था तथा जो विरोध मैंने देश के दूसरे लोगों और कांग्रेस की ओर से सहन किया, उसका कारण यही है। यदि सरकार तथा देश के दूसरे लोगों ने हमारे बात सुनी, हमारी मांगे मानी, तब विरोध करने और लड़ने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें लड़ना पड़ता है। यदि किसी को राजनीति करनी हो तो पहले उसे राजनीति का अच्छा अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के बगैर दुनिया में कुछ भी साधा नहीं जा सकता है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों का बारीकी के साथ अध्ययन करना चाहिए। जिन्हें नेता बनना है, उन्हें नेता के कर्तव्य व नेता की जिम्मेदारी क्या होती है, इस बात की समझ होनी चाहिए। हमारे नेता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दूसरे समाज के नेता की तरह हमारे समाज के नेता की स्थिति नहीं है। दूसरे नेता को सभा में जाना, लंबे भाषण करना, तालियां बटोरना और अंत में गले में हार पहनकर घर आना, इतना ही काम रहता है। हमारे नेता को इतना करने मात्र से बात
नहीं बनेगी। उसे अच्छी तरह अध्ययन करना, चिंतन करना, समाज की उन्नति के लिए रात दिन दौड़ धूप करनी पड़ेगी, तब ही वह हमारे लोगों का भला हो सकेगा और ऐसा करने वाला ही हमारा सच्चा नेता होगा। तुम्हें लगता होगा कि नेता बनना बहुत सरल बात है, लेकिन मुझे लगता है कि नेता बनना बड़ा मुश्किल है। मुझे खुद नेतागिरी में कठिनाई लगती है, क्योंकि दूसरों के जैसी मेरी नेतागिरी नहीं है। मैंने जब आंदोलन शुरू किया था उस वक्त कोई भी संगठन नहीं था। मुझे अकेले सभी काम करने पड़ते थे। संगठन बनाने का काम भी मुझे ही करना पड़ता था। समाचार पत्र भी मुझे ही निकालना पड़ता था। इसलिए मूकनायक, बहिष्कृत भारत व जनता इत्यादि समाचार पत्र मुझे ही निकालने पड़े। समाचार पत्र छापने के लिए प्रेस का इंतजाम भी मुझे ही करना पड़ता था। सच कहा जाए तो हमें सभी कुछ शून्य से निर्माण करना पड़ा था। मेरा यह मानना नहीं है कि जो कुछ हुआ वह पूरे तौर से पूर्ण हो चुका है। मेरा तो मानना है कि जो कुछ हुआ है वह आवश्यकता का 1% भी नहीं है। हमारे लिए भविष्य में बहुत कुछ करना बाकी है। अभी बहुत लंबी राह तय करनी बाकी है। अभी तक जो कुछ हुआ है वह बीज से अंकुरित होते पौधे के बराबर है। अभी पौधा लगाया गया है, आंदोलन का वट वृक्ष बनना अभी बाकी है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे नेताओं के कंधों पर कुशल नेतृत्व करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों में जागृति पैदा करना, उन लोगों का संगठन बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह काम हर एक नेता को करना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता धैर्यवान होना चाहिए। जिसके पास धैर्य नहीं है वह नेता नहीं बन सकता है। जो व्यक्ति मरने को तैयार रहता वह कभी मरता नहीं है, और जो मरने से डरता है वह पहले से ही मरा हुआ होता है। ऐसा समझना चाहिए। इस देश के हिंदू हमें उत्पीड़ित करेंगे तथा हमारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमने जो मार्ग चुना है, जिसे हम इंसानियत कहते हैं, हमें उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को धैर्यवान होना चाहिए। मान सम्मान के साथ जीना हमारा परम कर्तव्य है। हमें ऐसा ही समझना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए आंदोलन जारी रखना चाहिए। दूसरा, हमारे लोगों में देवी देवता में विश्वास और उन्हें प्रसन्न करने के कर्मकांड अधिक होते हैं। हर कोई पंढरी, पैठण, आलंदी, महाराष्ट्र के धार्मिक स्थान का है, को जाते रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि पंढरी, पैठण, आलंदी जाकर अब तक तुम्हें क्या मिला? पंढरी जाकर क्या किसी का कोई भला हुआ, या आलंदी जाकर किसी का उद्धार हुआ? तुम लोग एकनाथ को बड़ा मानते हो, उन्होंने तुम्हारे लिए आखिर क्या किया? एक भागवत ग्रंथ लिखा है, मैं उसकी कहानी तुम्हें बताता हूं। मर जाने के बाद जब उसकी शव यात्रा एक रास्ते से गुजर रही थी, तब उसी रास्ते से एक स्त्री अपने साथ एक महार को लेकर अपनी ससुराल जा रही थी। उस स्त्री ने एकनाथ महाराज के शव को देखा, उसके लिए अपशगुन हो गया, ऐसा उसने महार से कहा। उस स्त्री का कहना एकनाथ की लाश ने सुन लिया और वह अर्थी से उठकर बैठ गया। उसने स्त्री से कहा, मैं आज नहीं मरूंगा, क्योंकि तेरे लिए अपशगुन हो गया है। यह कहकर वह घर चला गया। बाद में एकनाथ और उसकी पत्नी ने नदी में कूदकर जान दे दी। उसने जान क्यों दी, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि किसी व्यक्ति की लाश क्या कभी जिंदा हुई है? उसी भांति ज्ञानेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? उसने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वर नाम का ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का सार तत्व क्या है? दुनिया ब्रह्ममय है,
यही उसका सार तत्व है। यदि पूरी दुनिया ही ब्रह्ममय है तब महार मांग में भी ब्रह्म होना चाहिए। फिर ज्ञानेश्वर महार मांग के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहा? उसने ब्राह्मणों से जाति में फिर से शामिल होने की क्यों याचना की? ब्राह्मणों द्वारा जाति बाह्य करने के बाद उसे कहना चाहिए था कि तुम लोगों ने मुझे जाति में नहीं लिया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं महार मांगों में जाकर रहूंगा क्योंकि दुनिया ब्रह्ममय है। ऐसा ज्ञानेश्वर ने क्यों नहीं कहा? साधारण को बरगलाने के लिए सब झूठ मूठ रच दिया गया है और उस झूठ में तुम भी फंसे हुए हो। यदि तुम पंडरी, आलंदी, जेजुरी या दूसरे किसी देवता के पीछे पड़े तो तुम्हें जाति से बाहर करने का आदेश मुझे देना पड़ेगा। बाबा साहब ने ये कहा है। उसके बगैर तुम लोगों इन देवता का कर्म कांड से पीछा नहीं छूटेगा और सुधार नहीं होगा। किसी ने कोई भी पाखंड या ढोंग रचा हो उसकी पहचान करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सोच विचार करते हुए रहना चाहिए। हमें अपना संगठन मजबूत बनाना चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर हमें एक विचार से रहना चाहिए, क्योंकि बगैर संगठन के दुनिया में हमें कोई नहीं पूछेगा। मुझे मालूम है कि चुनाव के वक्त हमें किसी दूसरे दल से हाथ मिलाना होगा। यदि हमारा संगठन नहीं रहा तब दूसरे लोग हमारी तरफ नहीं आएंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं, हमसे कोई विचार विमर्श नहीं करेगा। पॉलिटिक्स करना है तो उसे अच्छी तरह करना चाहिए। उसके लिए लोगों में जागृति पैदा करके हमें संगठन बनाना चाहिए। मुझे नेता का डर नहीं है। यदि नेता अच्छे आचरण से नहीं रहे, उन्होंने लोगों का काम नहीं किया, तो मैं उसको निकाल बाहर करने में डरूंगा नहीं। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में एक साल में कम से कम एक सम्मेलन जरूर आयोजित करना चाहिए। उसी प्रकार शिविर, सभा, स्नेह सम्मेलन, चर्चा आयोजन करने चाहिए, जिससे हमारे कार्यकर्ता समय समय पर एक जगह जमा होंगे, आंदोलन का अध्ययन करेंगे और पूरे दमखम के साथ काम करेंगे। अंत में मैं किसी भी कार्यकर्ता को व्यक्तिगत प्रेम नहीं करता हूँ, मैं केवल कार्य से प्रेम करता हूँ। जो काम करता है उसे ही मैं पसंद करता हूँ।